Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Xianwang One Shot FF। सो गाइस, आज एक न्यू xianwang फैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूँ जो कि वन शॉट होने वाला है। टॉप विंग बॉटम लान वांगजी देखने को मिलेगा। यहाँ पर विंग एक अल्फ़ा है, वांगजी एक ओमेगा है, ओमेगा वर्जन है ये, और ये हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है। ये फैन फिक्शन बहुत ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट होने वाला है, और अगर आपको ऐसे फैन फिक्शन पसंद है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हम बहुत जल्द 4K फैमिली बनने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, चैनल को आगे बढ़ाने में भी मेरी हेल्प कीजिए। और हाँ, हेल्प कर देना, वीडियो को एक कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना अपने xianwang फैन फिक्शन लवर्स दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है। चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए थे। दुनिया काफ़ी खूबसूरत थी, जहाँ पर जिन सेक्ट, लान सेक्ट, जियांग सेक्ट और निये सेक्ट आराम से रह रहे थे। लेकिन जो आराम से नहीं था वो था वन सेक्ट। वन सेक्ट तो आराम से था, लेकिन बाकी के सेक्ट मेंबर को वो लोग काफ़ी ज़्यादा तंग करते थे। हर एक राज्य में एक राजकुमार, एक महाराज और हर एक योद्धा मौजूद था, लेकिन फिर भी वैन कबीला किसी से कम नहीं था। वैन कबीला जब भी कहीं पर शादी होती थी, वहाँ पर लूट मचाते थे। सोना, गहना, जेवर और कीमती कपड़े और बहुत कुछ चुराने के लिए आते थे। यहाँ तक कि वो अगर उन्हें रोके तो वो उन्हें ख़त्म भी कर देते थे, जिसके लिए पूरी दुनिया अब उब चुकी थी। अब उन्हें मुक्ति चाहिए था। सिर्फ वन कबीले में नहीं, बल्कि सारे के सारे कबीले मेंबर्स के साथ हो रहे थे। मतलब वन कबीले वाले कर रहे थे। निये कबीले में, लान कबीले में, जियांग कबीले में, यहाँ तक कि जिन कबीले में, हर जगह पर एक ही बात थी, हमें इस वैंस से बचाओ। हमें वैंस पसंद नहीं है, इन वैंस को हमसे बचाओ। बट वैंस के ऊपर हमला कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत फुर्तीले हैं और उन्हें रोकना इतना आसान नहीं है। वो लोग इतनी फुर्ती से अपना काम करते हैं कि किसी को नज़र में भी नहीं आते हैं। इधर निये मिंजो के पास गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिनमें से मुखिया ने कहा, महाराज, अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम लुट गए हैं। हमारी बेटी की शादी थी, बट उन्होंने सारा का सारा माल लूट लिया है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम क्या करें? निये मिंजो अपने सिर को खुजलाते हुए अपने फॉरहेड के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्या करूं? मैं इतना अच्छा योद्धा हूं, लेकिन फिर भी अपनी राज्य से सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। निये सांग ने कहा, गगा, हम क्या करेंगे? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव वाले बहुत ज़्यादा उदास थे और सब लोगों की मौत पर सिर्फ एक ही बात थी कि वंश से बचाओ, वंश हटाओ और राज्य बचाओ। इधर लान कबीले में भी सेम, सारे के सारे राज्य के लोग आकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ इन वैन से हमें बचा लीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत बुरे हैं। हमारे घरों को ऐसे लूटते हैं जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो आकर हमारे घरों को लूट कर चले गए हैं। अगर किसी की शादी हुई तो सब कुछ वो लोग लूट लेते हैं। वो लोग अचानक से हमला करते हैं और ऐसे हमला करते हैं जैसे किसी को पता ही ना चले। जिन फैमिली में जिन सेक्ट में, जियांग सेक्ट में बहुत सारे लोगों को देखकर वेइंग घबराते हुए कहा, वाह, क्या है यहाँ पर? वो आगे आ गया जहाँ पर जियांग फेंगमियान उनसे बात कर रहा था। वेइंग जियांग चैंग के पास आकर रुकते हुए कहा, हे याचिंग, क्या हुआ है? जियांग चैंग ने वेइंग के कानों में खुसफुसाते हुए कहा, चोरी हुई है, पता है, ये सब कुछ वैंस कर रहे हैं। वेइंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपनी बांसुरी को कस के पकड़ते हुए कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जियांग फेंगमियान ने वेइंग और जियांग चैंग को देखते हुए कहा,
मुझे लगता है हमें उन्हें थ्रेट देना चाहिए। फिर इधर जियांग चंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, एक वार्निंग उन लोगों के लिए बनती है। फिर इधर बाकी सेक्ट मेंबर भी सबसे मीटिंग करके ही फैसला लेते हैं कि वह रोहान से बात करेंगे और ये सब बंद करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे गरीब इंसान भी यहाँ पर रहते हैं। उन्हें जीने के लिए बस उनका अनाज, उनका पैसा, उनका सोना, उनका जेवर ही तो है। अगर वो भी वो छीन लेगा तो फिर कैसे चलेगा। वैन सेक्ट सबसे ऊंचाई में था, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। वैन सेक्ट में सबसे धुरंधर योद्धा थे, जो लोग काला जादू इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से कोई भी उनसे नहीं जीत पाता है, हमेशा हार जाता है। इधर सब लोग घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। जियांग सेक्ट से वही वोशियान, जियांग चैंग, जियांग फेंगमियान और कुछ डिसिपल्स को लेकर, निये सेक्ट से निये मिंजू, निये हसांग और कुछ डिसिपल्स लेकर, जिन कबीले से जिन गुआंग श्याओ, जिन गुआंग याओ और जिन जी जुआन, जिनसू सब लोग जा रहे थे। और इधर लान कबीले से लान कोरैन, लान से चैन, लान वांगजी और डिसिपल्स लेकर जब वो लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो सब लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वांगजी घोड़े से उतरते वक्त गिरने वाला था, वहीं तुरंत आकर उसे कैच कर लेता है, पूरा ब्राइडल स्टाइल में। वांगजी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वेइंग उसे आकर ऐसे पकड़ लेगा। जब वो वेइंग को देखता है तब उसे अजीब सा लगता है। उसकी आंखें, उसका लिप्स, उसका हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। वेइंग तो एक हैंडसम अल्फा बन चुका है, बट वेइंग ने जब वांगजी को देखा उसने बस हल्की सी एक मुस्कान दी। उसने वांगजी को ताड़ते हुए कहा, राजकुमार लान ज़रा संभल कर, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हों, क्योंकि आप घोड़े से गिर रहे हो। शायद आप भूल रही हो कि आप एक ओमेगा हो। ये सुनकर वांगजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपनी रोप्स को सीधा करते हुए अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है। वेइंग थोड़ा पास आता है और कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है जो लोग सुंदर होते हैं वो लोग अच्छे योद्धा बनते हैं, बट मैंने अभी देखा नहीं, मैं वो देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगजी वेइंग को घूर कर देखता है। वेइंग एक अजीब सा स्माइल देता है और वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। निये मिंजू ने कहा, तो आप सब तैयार हो? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ हम तैयार हैं। क्यों दोस्तों? सब लोगों ने कहा, हाँ हम तैयार हैं। सिचियन ने कहा, काफ़ी टाइम से वो लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमारे राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमें समझौता करना ही पड़ेगा। वेइंग ने कहा, क्या वो लोग समझौता करेंगे? वांगजी ने कहा, अगर नहीं करेंगे तो हम उनसे युद्ध करेंगे। वांगजी को वेइंग घूर कर देखते हुए कहा, क्या युद्ध? सच में? बट हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। वांगजी उसे देखते हुए कहा, युद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए, ना कि लोग। जियांग फेंगमियान ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वांगजी एक बार वेइंग को देखता है। वो वेइंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वेइंग के सब कुछ बदल चुका था। वो पर्पल रोप्स अब गायब हो चुके थे। अब वेइंग ने ब्लैक रोप्स चूज़ किया था, जिसके अंदर रेड कलर का उसका इनर रोप दिखाई दे रहा था, जिसमें वेइंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वेइंग का जो पर्पल कलर का हेयर बैंड था, वो क्या कहते हैं उसे, लेस, वो अब गायब हो चुका था। वो टोटली अब रेड कलर का था। वेइंग ऊपर से नीचे तक पूरा बदल चुका था। वांगजी ने कहा, वेइंग तुम इन 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। तुम एक अलग इंसान बन चुके हो। तुम एक मर्द बन चुके हो, एक हैंडसम अल्फा। वेइंग के लंबे लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। सच में वेइंग की आंखें कितनी तीखनी थी और कितनी तेज़ थी। उसने एक झुक नज़र घुमाते हुए वांगजी को देखा, जो कि उसे घूर घूर कर देख रहा था। वेइंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम नहीं जाओगे? वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए आगे बढ़ गया। उसने बस अपने माइंड में ये कहा, सच में
जिस विंग को मैंने 10 साल पहले देखा था और जिससे बात किया था, ये विंग वो विंग नहीं है। ये काफ़ी अनजाना सा लगता है, अनपहचाना सा, कुछ अलग सा। विंग उसे देखते हुए कहा, लगता है तो मेरे बारे में कुछ सोच रही हूँ। वांग जी उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा। उसने अपने घोड़े को आगे ले लिया, बट विंग उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बार बार घूर घूर कर देख रही हो। लानजान, तुम खुश नहीं हो कि हम पिछले 10 साल से नहीं मिले और 10 साल के बाद मिल रहे हैं। विंग के माउथ से लानजान नाम सुनकर वांग जी एक वक्त के लिए रुक सा गया। उसने फिर से विंग को देखा। 10 साल बाद उसने वांग जी को लानजान बुलाया। विंग ने अपनी एक क्लिक को बाइट करते हुए कहा, उफ, क्या हुआ, अब तुम फिर से क्यों रुक गए। वांग जी उसे देखते हुए कहा, कुछ नहीं, ये बोलकर वो चला गया आगे। विंग ने कहा, सच में ये 10 साल पहले भी बहुत अजीब था और अभी भी बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है। ये बोलकर वो भी चला गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग बहन रोहान के सामने खड़े थे। बहन रोहान ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या बात है, सारे कबीले वाले आज मेरे कबीले में, क्या मुझे कोई इनाम मिलने वाला है जो तुम सब लोग यहाँ पर आए हो, वो भी अपने डिसिपल्स के साथ। सब लोग वहाँ पर खड़े थे। ने मिजुन ने कहा, वैन रोहान, देखो तुम हमसे बहुत ताकतवर हो और हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। वैन रोहान ने कहा, क्या मतलब है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। तभी वैनचाओ आगे आते हुए कहा, पापा आप बात मत कीजिए, पिताजी मैं इन्हें संभाल लूँगा। ये बोलकर वो आगे आते हुए कहा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या भीख चाहिए आप लोगों को। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, इतनी अकर अच्छी बात नहीं है। वैनचाओ ने कहा, ओ जस्ट शट अप, चुप रहिए आप। आपका जो रूल्स है ना, 3000 रूल्स, वो यहाँ पर नहीं चलता है, ठीक है। और मैं मेरी तरह हूँ, मैं अकड़ दिखाऊंगा या फिर अहंकार दिखाऊंगा, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिंजू से बात कर रहा हूँ। ने मिंजू ने कहा, वैनचाओ मुझे पता है कि तुम लोग स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। वैनचाओ ने कहा, गलत? हमने क्या किया, हम तो शांति से रह रहे हैं, हमने किसी के ऊपर अटैक भी नहीं किया। अजीब बात है, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमने कुछ किया है। विंग सामने आते हुए कहा, वैनचाओ इतना झूठ मत कहो, क्या तुम एक चोर नहीं हो। ये सुनकर वैनचाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की। ये बोलकर तलवार को बाहर निकाल लिया। उसके साथ कुछ डिसिपल्स और बेंजुलियो ने भी। विंग ने कहा, तलवार मेरे पास भी है। उसने अपनी बांसुरी को तलवार में बदल दिया और निकालते हुए कहा, बताओ वैनचाओ, क्या लड़ाई हो जाए। तभी जियांग चंग ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग हम शांति से बात करने आए हैं, ना कि लड़ाई करने। फिर वो लोग तलवार को अंदर रख देते हैं। विंग ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने रोक लिया, वरना शायद आज इस वैनचाओ के सिर को मैं उसके धड़ से कलम कर देता। ये बोलकर वो पीछे हट जाता है। वैनचाओ ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमने चोरी किया है। विंग ने कहा, तेरी तो। जियांग चंग ने कहा, चुप रहो। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, देखो वैनचाओ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने। तभी वैनचाओ ने कहा, बस हो गया, कोई प्रूफ नहीं है ना कि हमने चोरी किया है। वांग जी अब तक चुप था। उसने कहा, प्रूफ है, तुम्हारे एक डिसिपल्स को जहाँ पर चोरी हुआ गया है वहाँ पर देखा गया था। फिर वैनचाओ ने कहा, क्या तुम उस डिसिपल्स को पहचान सकते हो। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर देखी है। वैनचाओ ने कहा, ठीक है, तो मैं सारी के सारी डिसिपल्स को बुलाता हूँ, तुम उन्हें देखकर पहचान लोगे ना। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स। वैनचाओ ने सारे के सारे डिसिपल्स को बुलाया। जितने सारे गार्ड्स थे सब लोग एक एक करके वांग जी के सामने आ रहे थे, बट उनमें से कोई भी एक को वांग जी ने नहीं कहा कि हाँ यही है। वैनचाओ ने कहा, बताओ, और तो नहीं बचा है, सब लोग चले गए, बताओ वांग जी। वांग जी ने कहा, इनमें से वो नहीं है। वैनचाओ ने कहा, आई एम सॉरी वांग जी, हमारे पास इतना ही डिसिपल्स हैं, और तो नहीं है।
वांग जी ने कहा, लेकिन उसने वैन कबीले की पोशाक पहनी हुई थी, मैंने उसे अच्छे से देखा है, बिल्कुल गौर से तस्वीर में। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, अरे वाह, किसी ने भी एक उल्टा पुल्टा तस्वीर बना दिया और उसको वैन कबीले की पोशाक पहना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि वैन कबीले वाले चोर हैं। वांग जी ने कहा, नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, यही एक प्रूफ है। वैन चाओ ने कहा, ओह तुम चुप रहो, देखो तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम जवानी पर आ चुके हो, तुम एक मेल ओमेगा हो, तुम्हें संभाल कर चलना चाहिए, इन अल्फाओं के साथ तुम्हें नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें तो घर में रहना चाहिए। वांग जी, खुद को योद्धा मत बताओ, भूलो मत कि तुम कमज़ोर हो, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी। ये बोलकर वो वांग जी को स्मेल करने के लिए आता है। तभी विंग वांग जी के हाथ को खींचकर उसकी तरफ करते हुए कहा, वैन जाओ, ये कैसी बात है, हम सीधे बात कर रहे हैं और तुम कुछ बातों को घुमा रहे हो। वैन चाओ ने कहा, ओ विभूषण, जो लोग मेरी बातों के बीच में बात करते हैं मुझे वो पसंद नहीं है। विंग ने कहा, और मुझे भी तुम्हारी बात करने का तरीका पसंद नहीं है। वैन चाओ और विंग के बीच काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है। विंग बहुत गुस्से में वैन चाओ को देखने लगता है। वैन चाओ ने कहा, मैं मिस्टर लान राजकुमार लान वांग जी से बात कर रहा था, तुम्हारे साथ नहीं। विंग ने कहा, तो सीधे मुद्दे पर आओ, जो तस्वीर में देखा गया है वो इंसान कहाँ है। वैन चाओ ने कहा, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, और हाँ, हमने कोई चोरी नहीं किया है, और अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ हमें ये चोर वाला इल्ज़ाम हमारे ऊपर मत लगाओ, समझिए। ये बोलकर वह बहुत गुस्से में विंग को धक्का मार देता है। विंग ने कहा, तेरी तो। जियांग चैंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। विंग रुक जाता है। वैन चाओ अपने रोब्स को झाड़ते हुए कहा, ओह विंग, तुम कितने गंदे हो, क्या तुम नहाते नहीं हो, तुमसे बदबू आ रही है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वैन चाओ ने कहा, आप लोग जाएंगे या फिर धक्का मारकर हमारे कबीले से बाहर निकाल दे, जब आपके पास सॉलिड प्रूफ होगा तब आप आना। ये मिन जो कुछ कहने जा रहा था, बट चैन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, और हम अगर उनसे कुछ कहेंगे तो वो हमें जाने नहीं देगा। फिर वैन जूलियो ने कहा, दरवाज़ा उस तरफ है। विंग ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग जाते हुए जियांग चैंग से कह रहा था, तुमने देखा उस नकचरे, उस घमंडी वैन चाओ को, कितना कमीना इंसान है, सच में उसके जैसा अल्फ़ा मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैंने नहाया नहीं, मुझसे बदबू आ रही है। बदबू तो उसके पास से आ रहा था, न जाने कितना महीना नहीं नहाया। जियांग चैंग ने कहा, विंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हमारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। विंग ने कहा, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा जिससे हम इन्हें अपनी जाल में फंसा लें, और फिर हमारे पास सॉलिड प्रूफ भी रहेगा, और फिर हम उसे जेल में डाल देंगे और इतना मुक्का मारेंगे, इतना मुक्का मारेंगे कि वो ज़मीन से उठने के लायक न रहे। जियांग चैंग ने कहा, शांत हो जाओ विंग, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर वांग जी जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है जो विंग के लिए गुस्सा अच्छी बात नहीं है। जियांग चैंग ने इसको ब्लिंक करते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, है ना विंग, चलो। मैं विंग को लेकर चला गया। वांग जी उन दोनों को घूरता रहा। सीन कट होता है। सारे सेक्ट मेंबर मिलकर एक जगह पर बैठे हुए थे और वो लोग कुछ प्लानिंग बना रहे थे। विंग ने कहा, वो हमेशा शादी के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि शादी के मौके पर बहुत सारा जेवर, सोना, गहना, मोहर और बहुत कीमती पोशाक मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग शादी के ऊपर अटैक करते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक जाल बिछाना चाहिए। वांग जी ने कहा, जाल बिछाना चाहिए। जियांग चैंग ने कहा, मैं समझ गया कि विंग क्या कह रहा है ना विंग। विंग ने कहा, हाँ, हम एक नकली शादी रखते हैं जहाँ पर बस नकली शादी होगी, और वहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ हम रखेंगे और बोलेंगे यहाँ पर हीरे जवाहरात और सोने के गहने हैं और बहुत कीमती कीमती सामान है, बट वहाँ पर हम कुछ भी नहीं रखेंगे, बस खाली बक्सा। और जब वैन चाओ और बाकी सब लोग वहाँ पर लूटने आएंगे तो ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाली बक्सा है, और जहाँ पर हम जाल बिछाएंगे हम जाल को खींच देंगे और फिर वो लोग जाल के अंदर आ जाएंगे और वो फंस जाएंगे। ये सुनकर
नी मिंजो ने कहा, अरे वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट ये शादी करेगा कौन? वो भी नकली। विंग ने कहा, नकली शादी है ना, तो किसी का भी कर दो। जियांग चंग ने कहा, तो तुम ही कर लो विंग। विंग ने कहा, मैं क्यों करूँ? मैंने आइडिया दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बलि का बकरा बनूंगा, मुझे तो उनको पीटना है। जियांग चंग ने कहा, हाँ पीटना है, बट ये प्लानिंग का जो शादी है वो करेगा कौन? लान कोरैन भी कुछ सोचने लगता है। उसने कहा, विंग बहुत समझदार है और विंग ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। अगर हम नकली शादी रखेंगे तो वैन छा वहाँ पर ज़रूर आएगा और हम उसको ग्रैंड वेडिंग में बदल देंगे ताकि उन्हें लगे कि हम बहुत बड़ा एक शादी धूमधाम से करवा रहे हैं, और वहाँ पर वैन छा अटैक करने आएगा तो हम वैन छा को पकड़ सकते हैं। सब लोग राज़ी हो गए, बट दूल्हा और दुल्हन नहीं मिल रहे थे। अब ये दूल्हा दुल्हन कौन बनेगा? विंग और बाकी सब लोग यही सोच रहे थे। फिर इधर जियांग फेंगमियान ने कहा, जियांग चंग तुम? जियांग चंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना, मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है और वैसे भी उतनी भारी भरकम रोप्स पहनना मुझसे नहीं होगा। फिर इधर लान कोरैन ने कहा, विंग तुम ही क्यों ना बन जाओ? अगर तुम दूल्हा बनोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम दूल्हे के बेस में रहोगे और तुम उन पर अटैक भी कर सकते हो। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास हल्का शरीर है। विंग ने कहा, ठीक है, अगर कोई नहीं मान रहा है तो मैं ही बन जाता हूँ। चलो, मैं बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हूँ। फिर इधर जियांग फेंगमियान ने कहा, तो फिर ओमेगा कौन बनेगा? लान कोरैन ने तुरंत कहा, वांग जी है ना। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और विंग भी हैरान हो जाता है। वांग जी ने कहा, मैं? लान कोरैन ने कहा, ये तो नकली शादी है वांग जी, तुम क्यों घबरा रहे हो? वांग जी अपने अंकल की बातों को टाल नहीं पाता है और फिर वो मान जाता है। सीन कट होता है। हर एक राज्य पर यह ऐलान हो चुकी थी कि गुसू के लान कबीले के साथ जियांग सेक्ट की शादी की बातचीत हो रही है और शादी फिक्स्ड भी हो चुकी है। अगले हफ्ते उन दोनों की शादी है और ये एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली है जिसका इनविटेशन वन सेक्ट पर भी आया था और इतनी ज़्यादा धूमधाम से शादी होगी कि पूरी दुनिया इसे याद रखेंगे। वैन चाओ ने कहा, ओह शादी, वो भी उस खूबसूरत ओमेगा के साथ, और ना समझ अल्फा की। हाँ, उसे तो मेरे पास होना चाहिए सच में। ओह लान वांग जी, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट हो, बट वो ना समझ भी वुशियान, वो तुम्हारी क्या ही कदर करेगा। तुम चिंता मत करो, शादी के दिन मैं ज़रूर आऊँगा। ये एक ग्रैंड वेडिंग होने वाला है जहाँ पर से दुल्हन गायब हो जाएगा। शादी में सिर्फ विंग रोता रहेगा और सब कुछ चोरी के साथ साथ मैं वांग जी को भी उठाकर लेकर आ जाऊँगा। वैन रोहान ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो? वहाँ पर सिर्फ सोने, हीरे, जवाहरात ये सब चुराने के लिए जाओगे? लान वांग जी को हाथ मत लगाना। वैन चाओ ने कहा, सबसे कीमती तो वही चीज़ है और मैं उसे ही लेकर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैन रोहान ने कहा, वैन चाओ हम फंस सकते हैं। वैन चाओ ने कहा, हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें क्या पता कि लान वांग जी को किसने किडनैप किया है ना। हम उसे छुपा कर रखेंगे और वैसे भी मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। वैन रोहान गुस्से में था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और एक हफ्ते से तैयारी चल रही थी। सबसे बड़े मंदिर के सामने शादी होने वाली थी। वो मंदिर बहुत ज़्यादा पवित्र था। वांग जी इस वजह से नाखुश था क्योंकि ये एक झूठ है और झूठ मूठ, वो भी देवता के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। बट फिर भी वांग जी तैयार हो रहा था। भारी भरकम रोब्स रेड कलर के जो कि वांग जी ने पहना हुआ था, उसमें हीरे की कारीगरी किया गया था। वो लोग जानबूझकर इतने ज़्यादा कीमती सामान रख रहे थे ताकि वैन चाओ और भी ज़्यादा लालची बन जाए। जब वैन चाओ को पता चलता है कि वांग जी ने हीरे वाली ड्रेस पहना है तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर जो विंग था वो भी अपने रोब्स को पहन लेता है। वो जियांग चंग से कहता है, एक मिनट जियांग चंग, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है कि लान वांग जी इतनी जल्दी मान गया? फिर जियांग चंग ने कहा, क्योंकि वो अपनी अंकल का बात कभी नहीं टालता है। वेंग ने कहा, हाँ, सिर्फ मैं ही मिला तुम लोगों को।
घोड़े में सवार होकर वेइंग जा रहा था। वैन रोहान वहाँ पर मौजूद था क्योंकि वैन रोहान को इनवाइट किया गया था। वहाँ पर जिन कबीले में जिन वांग शाओ, निये मिंजू, ने हुएसांग, जियांग फेंग मियान, मैडम यू, लान कोरेन, लान से चैन, बाकी सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। जिन जीजुआन, यान ली, जिन सू, मियान मिया, जिन से के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे और वो लोग वेइंग का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वेइंग का घोड़ा आता है और वेइंग रुक जाता है। वैन रोहान वेइंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। वेइंग के पास एक सोने का बटन था जो कि उसके सीने के ऊपर लगा हुआ था और उसके ऊपर एक हीरे का पत्थर था। उसे देखकर वैन रोहान ने कहा, ये तो जियांग फैमिली का एकमात्र हीरे का वो है। वाह, अगर ये मिल जाए ना तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे हम। वैन चाओ ने कहा, फादर ये सब कुछ हम ही तो ले जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तभी वेइंग का दहेज देखकर उन लोगों की आंखें और ज़्यादा लालच में भर गई क्योंकि वहाँ पर नकली हीरे, नकली सोना, नकली चांदी, वो भी पूरे बक्से में डालकर 5 बक्से में नकली हीरे था, 5 बक्से में नकली सोना और 5 बक्से में नकली चांदी थे। बक्सा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा बक्सा था कि एक इंसान आराम से उसके अंदर घुस सकता है। वो नकली चीज़ों को असली समझकर वैन चाओ और भी ज़्यादा लालची बन रहा था। उसने वेइंग को देखते हुए कहा, सच में वेइंग तुम इतने अमीर हो, हमें पता ही नहीं था। वेइंग ने कहा, ये सब कुछ मैंने मेरी ओमेगा वाइफ के लिए बचाकर रखा था जो कि लकी वांगजी होने वाला है। ये सुनकर वैन चाओ ने अपने माइंड में कहा, तुम्हारा नहीं, सब कुछ मेरा होने वाला है, यहाँ तक कि लान वांगजी भी। जहाँ पर दहेज को रखा गया था वहाँ पर उन्होंने एक जाल बिछा दिया था और कुछ डिसिपल्स को वहाँ पर लगा दिया था। वो लोग छुपे हुए थे, जब भी वहाँ पर लेने के लिए आएंगे वो लोग खींच लेंगे रस्सी को और फिर वो लोग जाल के अंदर फंस जाएंगे। इधर जो वैन चाओ था वो बस अटैक करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से वैन चाओ के पास एक लिफाफा आता है जिसकी वजह से वैन चाओ को कुछ टाइम के लिए बाहर जाना पड़ता है और वैन रोहान इसे अकेले में नहीं कर सकता है। दरअसल वैन चाओ एक असली चीज़ लाना भूल चुका था जिसके जरिए वो लोग चोरी करने वाले थे और उसे फिर से वैन कबीला जाना था। वो वैन कबीला वापस जाएगा और फिर लौट कर आएगा। इधर वेइंग स्टेज के ऊपर आ चुका था और वो वांगजी के लिए वेट कर रहा था। अचानक वैन चाओ को वहाँ पर ना देखकर वेइंग ने घबराते हुए कहा, क्या वो चोरी करने के लिए चला गया है? वैन रोहान ने कहा, वैन चाओ कुछ वक्त के लिए बाहर गया है। इधर जो वेइंग था वो बस इस नकली शादी के लिए वहाँ पर खड़ा था। वो सोच रहा था कि वैन चाओ कब अटैक करेगा, बट वैन चाओ अटैक नहीं कर रहा था। वेइंग घबरा रहा था। अब वो लोग आमने सामने आ चुके थे। वांगजी वेल के अंदर था। तभी वहाँ पर जो प्रिस्ट थे उन्होंने दोनों को रेड रिबन दिया, हाथ में बांधने के लिए धागा। फर्स्ट उन्होंने वेइंग से वांगजी की कलाई पर वो धागा बांधने के लिए कहा और कुछ वर्ड्स बोलने के लिए कहे। वेइंग ने वैसा ही किया और वांगजी ने भी वैसा ही किया क्योंकि प्रिस्ट ने बताया था। उसके बाद वेइंग वांगजी को रिंग पहनाता है और वांगजी भी। प्रिस्ट को पता नहीं था कि ये शादी नकली है, किसी को पता नहीं था कि ये शादी नकली है, सिवाय 6 मेंबर के। गांव वाले भी इसे असली शादी समझ रहे थे। फिर इधर वेइंग ने देखा शादी के रिचुअल्स तो हो रहे हैं बट वैन चाओ ने अभी तक हमला नहीं किया। आखिर वैन चाओ कहाँ गायब हो गया था? बाउल्स लेने थे, वो लोग बाउल्स ले रहे थे। बाउल्स लेना भी कंप्लीट हो चुका था। वांगजी मन ही मन सोच रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। फिर इधर रेस ने कहा, चलो वेइंग अब तुम वांगजी के लिए कस्में लो। वेइंग को जो जो बताया गया रेस ने वैसा ही किया क्योंकि वैन रोहान खड़ा होकर वहाँ पर देख रहा था। वांगजी ने भी वही वर्ड्स बोले जो वेइंग ने बोला था। फिर प्रिंस ने कहा, चलो अब तुम वांगजी के घूंघट उठाओ। ये सुनकर वेइंग के हाथ पैर और वांगजी के हाथ पैर कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? शादी टोटल कंप्लीट होने वाली है लेकिन अभी तक उसने हमला क्यों नहीं किया? इधर वैन चाओ अब उस जगह पर पहुंच गया था।
बस थोड़ी सी ही दूर में थी। विंग धीरे धीरे कँपाते हाथों को बढ़ाने लगता है क्योंकि प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? शादी के मुहूर्त निकलता जा रहा है, जल्दी से उसका वो वेल हटाओ। विंग उसके वेल को ना चाहते हुए भी हटा देता है। वो अपनी आंखों को खोलता है और अपने सामने लान वांग जी को देखता है। तुरंत सब लोग क्लैप करने लगते हैं। फिर प्रेस ने कहा, चलो अब केस करो। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ा बड़ा हो गया और वांग जी की भी। वो लोग आसपास देखने लगते हैं। बड़ वैंचाओ कभी कहीं पर भी नहीं था। विंग ने एक छोटा सा टैप किया फॉरहेड के ऊपर। तुरंत प्रेस ने दोनों की हाथों को एक एक करते हुए कहा, अब तुम दोनों हस्बैंड्स हो, तुम दोनों की शादी कंप्लीट हुई। ये सुनकर सब लोग घबरा गए। तुरंत विंग ने देखा कि प्रेस ने धीरे से हाथ को छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया और वांग जी भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो लोग चुपचाप खड़े हो गए, जैसे कि वो लोग मूर्ति बन गए हों। विंग को नज़र आया एक काली धुआं चारों ओर घूम रही है और सबकी नाक के अंदर जा रही है। वो विंग के पास भी आया। वो विंग को देखा बट विंग ने उसे आंखें दिखाया। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। विंग समझ गया था कि किसी ने उन सबको सम्मोहित कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग रुक गए हैं। विंग ने कहा, ओह नो, लगता है वैंचाओ हमला करने वाला है। बट ये सब लोग तो असली हालत में नहीं है। इधर वैन रोहान भी वहाँ से गायब था। विंग वांग जी के सामने खड़ा था। अचानक से उसने अपनी बांसुरी को बाहर निकालते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी बांसुरी को बजाते हुए कहा, सब लोग अपनी नॉर्मल फॉर्म में आओ। फिर विंग ने अपनी बांसुरी को बजाया। वो काले धुआं वहाँ से डर के मारे भाग गई। डिसिपल्स भी होश में आ गए और सब लोग भी। तुरंत डिसिपल्स ने देखा वो लोग कीमती चीज़ें चुराने के लिए आए हैं। डिसिपल्स ने एक रस्सी को खींचा। वो लोग जाल में फंस चुके थे। वैन रोहान, वैंचाओ, वैन जूलिया और कुछ डिसिपल्स, वो लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, हमें नीचे उतारो, नीचे उतारो हमें। फिर विंग बाकी सबके साथ वहाँ पर आ गया, सिवाय वांग जी के। वांग जी मंदिर के सामने ही खड़ा था और उसके सामने सब कुछ हो रहा था। वो दूर से ही देख रहा था। इधर विंग ने कहा, ओह वैंचाओ, अब मैं समझ गया कि तुम कैसे अटैक करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो है वो वैंचाओ के पास से इन लोहा को छीन लेता है। उसने कहा, तो ये है तुम्हारा असली राज। तुम इसकी वजह से सबको सम्मोहित कर रहे थे और चोरी कर रहे थे। इधर वैंचाओ ने कहा, विभूषण वो मुझे दे दो, गुस्सा मत दिलाओ। विभूषण ने कहा, गुस्सा तो तुम दिला रहे हो, मैं इसे वापस नहीं देने वाला, तुम चाहे कुछ भी कर लो। वैंचाओ गुस्से में गुर्राने लगा। विंग ने कहा, बोलो मत, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो, इसके सिवा तुम कुछ नहीं हो, समझे। सारे सेक्ट मेंबर विंग को वाह करने लगे। उन्होंने कहा, सच में विंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इधर वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर जियांग चैंग ने कहा, विंग अगर तुम नहीं होते तो फिर शायद पता नहीं क्या हो जाता। बट सबको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग सम्मोहित हो चुके थे, लेकिन विंग अभी तक सम्मोहित क्यों नहीं हुआ था। लेकिन किसी ने भी विंग को ये सवाल नहीं पूछा। विंग ने इन लोहे को अपनी पोटली में रखते हुए कहा, ठीक है वैंचाओ, नीचे उतारो ने। फिर नीचे उतारने के बाद उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर नी मिंजू ने कहा, क्यों ना मैं इसे अपनी जेल में रखूं। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है नी गगा, आप पर भरोसा है, मुझे लगता है कि आप इन्हें पनिशमेंट ज़रूर देंगे। नी मिंजू अपने डिसिपल्स के साथ उन्हें लेकर चले गए थे। वो बहुत गुस्से में था। नी हुसैन भी चला गया था। अब एक एक करके सब लोग जाने वाले थे। विंग पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि वांग जी मंदिर के सामने खड़ा है। वो एक बार स्माइल करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो हंसते हुए वांग जी को देखता है। उसने कहा, हे लानजान, तुम यहाँ पर क्यों खड़ा हो? तो वहाँ पर क्यों नहीं गए? वहाँ पर कितना मज़ा। तब इसकी बात को कट करते हुए वांग जी ने कहा, कोई कैसे ऐसे किसी को कंट्रोल कर सकता है? विंग उसे कन्फ्यूजली देख रहा था। उसने कहा, ये सब कुछ काला जादू था, ब्लैक मैजिक। वांग जी ने कहा, तो फिर वो काला जादू तुम पर हावी क्यों नहीं हुआ? और तुमने इसका तोड़ कैसे ढूंढा? तुम ये सब कैसे कर सकते हो विंग? विंग एक वक्त के लिए रुक सा गया। वो वांग जी को क्या जवाब देगा उसको समझ में नहीं आया। उसका जो होठों की स्माइल थी वो गायब हो गई थी। उसने वांग जी को देखते हुए कहा,
अब ये सब छोड़ो। हाँ, जो हुआ सो हो गया है, अब सब कुछ ठीक है। उसने अपने हाथों की लाल धागा को खोल दिया। उसने कहा, अब नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उस धागे को फेंक देता है। वांग जी उस धागे को देखता है, उसका दिल भर आता है। उसने वेइंग की तरफ देखा। वेइंग ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है लानजान, सब लोग घर जा रहे हैं, तो फिर बाद में मिलते हैं। क्या हुआ लानजान, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम गुस्सा तो नहीं हो ना कि मैंने लाल धागे को फेंक दिया है? देखो वांग जी, ये नाटक था। उम्मीद है कि तुम इसे सच नहीं समझ रही हो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ते हुए कहा, चलो बाद में मिलते हैं, बाय बाय। ये बोलकर वो आगे चला गया। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। भाई ये विंग, उसके जो हेयर थे वो हवा में लहरा रहे थे। वांग जी विंग को तब तक देखता है जब तक विंग उसकी आंखों के सामने से गायब न हो गया। वो झुकते हुए उस लाल रिबन को उठाते हुए कहा, ये सब नाटक था, लेकिन शादी कंप्लीट हो चुकी है। तुम इसे इनकार कैसे कर सकते हो, जबकि तुमने वो सारी रस्में क्या हैं जो एक शादी में मौजूद होना चाहिए। ये बोलकर उसने फिर से विंग की तरफ देखा। तब तक विंग अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। सिचैन वांग जी के पास आया। वांग जी ने अपनी आंसू भरी नज़र को छिपाते हुए कहा, गगा। सिचैन ने कहा, वांग जी चलो घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में लाया और उसने विंग की धागे को अपनी रोब्स के अंदर डाल दिया। सीन शिफ्ट होता है। एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। यंग मैंग लोटस फेयर में, जहाँ पर यानली आई हुई थी। यानली प्रेग्नेंट था, शायद उसका 8वां महीना चल रहा है। इधर विंग उसके लिए खट्टा मीठा इमली का अचार लेने गया था। विंग उसकी दीदी को देते हुए कहा, आपको पता है जिन जिजवान पहाड़ से गिर गया है और उसका एक टांग टूट चुका है। ये सुनकर यानली खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या? मैंने उनसे कितनी बार कहा अपना ध्यान रखने के लिए, बट वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं। मैं जाऊंगा उनके पास। विंग ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, दीदी आपको नहीं लगता कि इस हालत में आपको नहीं जाना चाहिए? यानली ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, बट मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनके पास रहना चाहिए। इस वक्त मेरी उनकी सख्त ज़रूरत है। विंग ने कहा, क्या आप भी ना, आप इस हालत में? यानली ने कहा, हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों ने कसमें लिया था कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे, मुश्किल वक्त में और अच्छे वक्त में। और अगर अच्छे वक्त में मैं उनके साथ रह सकता हूँ तो मुश्किल वक्त में क्यों नहीं? विंग ने कहा, क्या? अगर एक बार भगवान के सामने शादी के मुहूर्त पर किसी के साथ कस्में लिए जाती हैं तो क्या ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है? यानली ने कहा, हाँ विंग, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझे? मैंने शादी किया है तो मुझे अपना वादा निभाना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे लिए इंतज़ार कर रही होंगे। जिनके साथ हम वादा लेते हैं वो मेरे लिए वेट करते हैं, और अफसोस मैं कि मैं उनके पास नहीं हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। विंग ये वर्ड सुनकर सीधा उसके दिल पर लगती है, और वो वही कस्में की बात सोच रहा था जब वो वांग जी के साथ उस मंदिर में ले रहा था। उसने कहा, क्या मुश्किल वक्त में उसके साथ रहना चाहिए? बट ये तो एक एक्टिंग था ना। लेकिन शादी कंप्लीट हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों को झुका लिया। सीन कट होता है। इधर हम लान कबीले में देखते हैं वांग जी, जो कि चेरी के पेड़ के सामने खड़ा था और वो अपनी हाथों के रेड रिबन को देख रहा था। रेड रिबन को देखते हुए उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर सिचैन बार बार वांग जी को बुला रहा था, लेकिन वांग जी कोई आवाज़ नहीं लगा रहा था। सिचैन आगे आते हुए वांग जी के कंधों के ऊपर हाथ रखता है। तुरंत वांग जी हिल जाता है और उसके हाथ से एक धागा गिर जाता है। ये देखकर सिचैन ने कहा, ये क्या है वांग जी? वो उठा लेता है। उठाने के बाद वो वांग जी को देखते हुए कहा, ये तो वही धागा है ना जिसको तुमने विंग को पहनाया था। वांग जी अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लेता है और वो नीचे वहाँ पर बैठ जाता है, एक चेयर पर। सिचैन दूसरे चेयर पर बैठते हुए कहा, वांग जी क्या बात है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? फिर उसने वांग जी की फेस की तरफ देखा। एक बूंद आंसू उसके गालों से रोल होते हुए नीचे गिर गए। सिचैन ने टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, क्या तुम बहुत उदास हो? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से शादी की जो एक्टिंग हुई है तब से।
तुम कुछ खोए खोए से लगते हो, हर एक काम ध्यान से नहीं करते हो, कुछ कुछ रूल्स को भी ब्रेक कर रहे हो। वांग जी, तुम तो ऐसा नहीं थे। वांग जी अपनी गगा को देखने लगा। फिर सिचैन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, दिखाओ मुझे। वो उसके हाथ को देखता है, उसकी कलाई पर वही रिबन था। उस रिबन को देखते हुए उसने कहा, ये क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, कुछ भी तो नहीं। उसने छुपा लिया। सिचैन ने कहा, वांग जी, क्या तुम इस शादी को सच समझ रहे हो? वांग जी अपनी नज़रों को फेर लेता है। सिचैन ने कहा, तुम्हारी नज़रें सब कुछ सच बोल रही हैं वांग जी, और तुमने अभी तक इस रिबन को संभाल कर रखा है। बट ये तो एक नकली शादी था ना? वांग जी ने कहा, नकली? क्या नकली था? हम दोनों का रिबन पहनना, अंगूठी पहनना, या फिर पूरी रिचुअल्स को फॉलो करना, वो बाउल्स लेना, सब कुछ नकली था। जो वादे हमने लिए वो नकली था, वो मुहूर्त नकली था। पूरी शादी कंप्लीट हुई है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन तुम वेइंग के साथ। वांग जी, तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहे हैं? ठीक है वांग जी, मैं समझ गया, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जाकर जियांग फेंगमियान से बात करता हूँ। वांग जी ने अपने भाई के हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुक जाइए काका। फिर उसने मुड़कर वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, 10 सालों में वेइंग काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। 10 साल पहले जो वेइंग गुस्सो आया था, वो वेइंग अब वेइंग नहीं रहा है। वो हैंडसम हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अजीब सा हो चुका है, बदल चुका है। फिर सिचैन ने कहा, अगर तुम चाहते हो उसके साथ रहना तो मैं। वांग जी खड़ा हो गया, अपनी भाई की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं। भले मैं उसे पसंद करता हूँ पिछले 10 सालों से, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं। मैं कभी भी अपनी पसंद को ज़ुबान पर नहीं लाता हूँ। आप जोर डाल रहे हो, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। मेरे लिए शादी बहुत मायने रखती है, बट मैं किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहता हूँ। अगर वो मुझे खुद से अपनाएगा तो मैं उसकी ज़िंदगी में ज़रूर जाऊँगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। सिचैन ने कहा, लेकिन वांग जी, बट वांग जी। वांग जी ने कहा, प्लीज़ काका, प्लीज़। सिचैन ने कहा, ठीक है वांग जी, जिस दिन वेइंग खुद तुम्हें लेने आएगा मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथ उसके हाथ में दे दूँगा। वांग जी ने स्माइल किया। सिचैन ने अपने भाई को हग किया और उसकी बालों को सहलाया और शांत रहने के लिए कहा। दूसरी तरफ हम एक डार्क स्पेस को देखते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक वेइंग हंसते हुए उस धुंध के अंदर घुस जाता है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वेइंग घबराते हुए कहा, कौन है? कौन है? वो जादुई शक्तियाँ उसे तंग कर रही थी। चिल्लाने की साउंड आ रहा था। कानों पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारा साउंड नहीं सुनना है, चुप हो जाओ। तभी एक रोशनी उसको नज़र आता है। जब वो रोशनी की तरफ बढ़ता है तब एक हाथ उसे अपनी तरफ खींचने के लिए आगे बढ़ाता है। वो हाथ टोटली वाइट कलर का था। वेइंग ने जैसे ही अपनी हाथ को बढ़ाया उसने अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसकी जानी पहचानी आंखों को देखा। उसने कहा, ये आंखें, मैंने कहीं इस आंखों को देखा है। उसने एक लिप्स देखा जो कि उससे कुछ बोल रहा था और एक हल्की सी मुस्कान दे रही थी। वेइंग ने कहा, ये होठ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे बरसों से जानता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे पहचानता हूँ। फिर अचानक से वेइंग का नींद टूट गया। यह वेइंग का एक सपना था। वेइंग ने पानी पीते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? वेइंग ने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। सीन कट होता है। वेइंग कुछ बाजार के लिए बाहर गया था। वो लैनलिंग जिन कुल के जो बाज़ार था वहाँ से गुज़र रहा था। वो अपनी सीजीए से मुलाकात करने के बाद बस बाज़ार में घूम रहा था। इधर वांग जी अपने भाई के साथ जिन जीजुआन को देखने आया था, क्योंकि जिन जीजुआन पहाड़ से गिर गया था ना। इधर अचानक वेइंग के साथ उसकी टक्कर हो जाती है।
वेइंग पहले उसे बिना देखकर बोलता है, अंधे हो क्या? तभी अचानक से उसने वांग जी को देखा। वांग जी घूमते हुए कहा, आई एम सॉरी वेइंग, मैंने तुम्हें देखा नहीं। दरअसल मैं गगा के साथ आया था जिन जीजवान को देखने के लिए, बट बाजार में वो कहीं खो गए हैं, मैं उसे देख नहीं पाया। वांग जी नीचे गिर चुका था। वेइंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, दरअसल मैं ही खोया हुआ था। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाने के लिए सहारा दिया। तभी वांग जी ने वेइंग की इस काइंडनेस को देखकर उसकी आंखें प्यार से भर गया फिर से एक बार वेइंग के लिए। तभी वेइंग ने वांग जी के हाथ पर वही लाल धागा देख लिया। उस लाल धागा को देखते हुए वेइंग ने कहा, ये तो। फिर वांग जी देखता है कि वेइंग उसके धागे को देख रहा है। अपने हाथ को झटकाते हुए उसने सीधा किया और उससे कवर कर दिया। उसने कहा, अब हाँ। वेइंग ने कहा, ये तो वही धागा है ना जो शादी के दिन मैंने तुम्हें पहनाया था। वांग जी घबरा गया, उसकी पसीने छूटने लगे। वो क्या जवाब देगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वेइंग ने कहा, वांग जी तुमने उसे उतारा क्यों नहीं? हम तो बस नाटक कर रहे थे ना। वांग जी पीछे हटने लगा। वेइंग आगे बढ़ते हुए कहा, लानजान क्या बात है, बताओ मुझे, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? कहीं तुम, एक मिनट रुको, कहीं तुम उस शादी को असली? तभी सिचैन पीछे से कहता है, वांग जी। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, मुझे गगा मिल गए, बाय वेइंग, बाद में मिलते हैं। ये बोलकर वो अपने भाई के पास चला गया। वेइंग बस उसे देखता ही रहा। वो धीरे धीरे करके वेइंग की आंखों के सामने गायब हो गया। वेइंग की गहरी सांस छोड़ता है, बट उसके दिमाग से वो धागे वाला बात बाहर नहीं आ रहा था। वो हर वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि वांग जी आखिर उस धागे को उतारा क्यों नहीं, उसने अभी तक उसे क्यों पहना हुआ है। वेइंग को याद है बचपन में जब वो गुस्सा गया था तो वांग जी उससे कितना नफरत करता था। वांग जी उससे बात भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी वेइंग हमेशा उसे दोस्ती करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता था। उसके लिए जूस लाना, उसको हवा करना, उसके साथ घूमना, उसके लिखावट को कॉपी करना, हर एक काम वेइंग अच्छे से करता था। लेकिन फिर भी वांग जी को पसंद नहीं आते थे। वांग जी फिर भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। इसीलिए वेइंग ने खुद से ही खुद को समझाकर वांग जी से दूर हो गया, ताकि वो वांग जी को और तंग ना करे। वो यांगमिंग लोटस फेयर लौट आया था, बट ये सब क्या है? वेइंग की दिए गई वो निशानी अभी तक वांग जी ने अपने हाथ पर कलाई पर क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि वो तो एक नकली शादी था ना। तभी यान ली वेइंग के पीछे हाथ रखते हुए कहा, वेइंग तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें सूप पीने के लिए कब से ढूंढ रहा हूँ। आचिंग भी बैठा हुआ है, चलो ना। यान ली अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, पता है आज बच्चा बहुत किक कर रहा है क्योंकि उनके मामा जो आए हैं। ये सुनकर वेइंग थोड़ा सा स्माइल करता है, लेकिन वो बातें वेइंग के दिमाग से बाहर नहीं जा रही थी। वेइंग सूप पीने के लिए आता है। आचिंग और यानली काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, बट वेइंग कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि वेइंग सिर्फ वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। उनकी बचपन की यादें अभी भी वेइंग की आंखों के सामने उभर रही थी। वेइंग तब सिर्फ 10 साल का ही था होगा शायद। वेइंग वहाँ पर कितनी मौज मस्ती कर रहा था, बट वांग जी हर वक्त सिर्फ उसे डांट रहा था क्योंकि यहाँ पर मौज मस्ती करना मना है। वो ज़बरदस्ती ही वेइंग से सारे रूल्स को फॉलो करवाता था। वो हमेशा वेइंग से चिढ़ता था और वेइंग से गुस्सा करता था। वो वेइंग के करीब भी नहीं आता था। वो अपने रोप्स को हाथ लगाने भी नहीं दिया। तभी यानली ने कहा, वेइंग क्या हुआ है? देखो तुम्हें तो पता ही होगा कि वेंचिंग और वैनिंग दोनों निर्दोष थे, इसीलिए सब लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया है। और पता है ये खबर सुनने में आई है कि वेंचिंग और जियांगजंग दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और डैड भी मान चुके हैं, उन्होंने स्क्रॉल भेजा था, उन दोनों की शादी भी करवा दिया जाएगा। ये सुनकर वेइंग अपनी दीदी को देखने लगता है। फिर यानली कहती है, तुम्हें पता है वेइंग, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी भी पापा जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो कल मेरे ससुर से मिलने आएंगे। वेइंग ने कहा, क्यों? फिर यानली ने कहा, क्योंकि उन्हें मियान मियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी ननद अच्छी है ना। वेइंग तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी और यांगमिंग लोटस फेयर में वो दोनों बहू बिल्कुल पक्की बहू बनेगी, है ना। वेइंग खड़ा होते हुए कहा, क्या मियान मियाँ? बट मैंने कब कहा कि मुझे मियान मियाँ पसंद है? जियांग चैंग उसे देखते हुए कहा, वेइंग क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई?
अभी शादी की बात कर रहे हैं, शादी नहीं हुई है। विंग ने कहा, बट मेरी शादी। फिर वो रुक गया। यांग चंग ने कहा, क्या हुआ है विंग? फिर विंग वहाँ से भाग गया। यान ली आधी रात को विंग को देखता है जो कि शराब पी रहा था लोटस पॉन्ड के पास। तब यान ली दूध लेकर जा रही थी जिन जीजुआन के लिए, क्योंकि जिन जीजुआन को भूख लग गया था बट वो कुछ खाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वो उसके लिए गर्म दूध लेकर जा रही थी और उसके साथ कुछ सूप भी। वो देखकर वापस आती है और विंग के पास आकर बैठता है। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग क्या बात है, तुम यहाँ पर ड्रिंक क्यों कर रहे हो अकेले में? विंग ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं सिजिए, बस सोच रहा हूँ कि मैं अंधेरे में हूँ या फिर उजाले में। सिजिए ने कहा, क्या बात है विंग? उसने विंग की बालों को सहलाया। विंग अपने सिजे की लैब पर सिर रखते हुए कहा, दीदी आपको क्या लगता है, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई होगा जो मुझसे प्यार करता होगा? याली ने कहा, हो सकता है कि कोई तुम्हें मन ही मन बहुत प्यार करे बट तुम जानते ही नहीं हो। विंग ने कहा, कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बस महान दिल होना चाहिए, एक साफ दिल होना चाहिए जो तुम्हारे पास मौजूद है विंग। विंग ने अपनी दीदी को देखा। याली ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, पागल कहेंगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई दुनिया में तुम्हें प्यार नहीं करता? विंग ने अपनी दीदी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सब प्यार करते हैं, मैं वो वाला प्यार नहीं कहता हूँ, अलग सा, जो कि सिर्फ दिल से आए, जो सिर्फ मेरे लिए जिए, मेरे बारे में सोचे, मुझे अपने दिल में रखें। फिर ये सुनकर याली ने कहा, हो सकता है दुनिया के कोने में कोई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और तुम्हें पता ही ना हो। विंग उसे देखते हुए कहा, अगर वो मेरे अचानक से सामने आ जाए तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो मुझसे प्यार करता है? फिर याली ने कहा, हो सकता है कि वो तुम्हारी यादों में जी रहा हो, अभी तक शादी नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी याद से जुड़ी हुई कोई चीज़ अपने पास रखता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहने के लिए डर रहा हो लेकिन वो हर वक्त तुम्हें ही सोचता हो। विंग उसकी दीदी को देखते हुए कहा, ठीक है, ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। याली ने कहा, इससे क्या हो गया? सीन कट होता है। वो जब अपने रूम में आता है तब आचिंग सो रहा था। आचिंग ने कहा, हे विंग, तुम अकेले अकेले ड्रिंक कर रहे थे ना? विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता लगा? आचिंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास से स्मेल आ रही थी, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? विंग ने कहा, जस्ट शट अप यार, मैं ही सोच रहा हूँ। फिर जियांग चंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, बट मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके प्यार में खोया हुआ हूँ, न जाने कब शादी होगा। ये सुनकर विंग ने कहा, प्यार? तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? फिर जियांग चंग ने कहा, ऑफ कोर्स पता है विंग, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और प्यार का मतलब तो यही है ना कि एक दूसरे के साथ रहना, साथ निभाना। विंग कुछ सोच रहा था, उसे देखते हुए कहा, हे याचिंग, अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो फिर क्या जब वो हमें टच करेगी तो क्या हमें बुरा लगेगा? आचिंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा जब वो मेरे हाथ पकड़ेगा, जब वो मुझे हग करेगा, है ना? विंग ने कहा, बुरा नहीं लगेगा ना? आचिंग ने कहा, बिल्कुल नहीं लगेगा, और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, और जो हमें प्यार से छूता है हमें भला बुरा क्यों लगेगा? विंग ने अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहा, ठीक है, गुड नाइट। ये बोलकर बस सो गया। उसने ब्लैंकेट को पूरा ओढ़ लिया बट उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे सिजे की बात याद आ रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो बाहर निकलता है तब उसने देखा कि सब लोग अब घर जा रहे थे। जो लोग जिन जीजोन को देखने के लिए आया था उनमें से सिचैन और वांगजी भी थे। सिचैन और वांगजी घोड़ा गाड़ी में वापस जाने वाले थे। वांगजी गाड़ी के अंदर आ गया था। वांगजी ने कहा, गगा जल्दी घर चलिए, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता। सिचैन ने कहा, ठीक है। तभी विंग पीछे से बुलाते हुए कहा, हे मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तभी सिचैन ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ विंग, वांगजी अभी बहुत थका हुआ है, उसे घर जाना है, वो बात नहीं कर सकता है।
वेंग ने कहा, बट मुझे लान सान से बात करनी है। जब तक पूरी सच्चाई मेरे सामने ना आएगी तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आचिक ने कहा, जब तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर ना हो तब तुम किसी से बात करने के लिए क्यों आते हो? वेंग ने कहा, क्या फीलिंग्स? किसकी? किसके लिए? सिचैन ने कहा, सब जानते हुए भी चुप हो ना। मुझे पता नहीं था वेंग, ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम कुछ नहीं समझोगे। तुम एक बुद्धू हो वेंग। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तभी वांग जी गाड़ी से बाहर आता है। उसने कहा, क्या हुआ है काका? वेंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। बट सिचैन काका क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिचैन बहुत गुस्से में था। उसने कहा, वो लाल धागा देखने के बाद भी। तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ काका। वो चुप हो गए। वो गुस्से में अपनी गाड़ी के अंदर आ गए। वांग जी ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है वेंग? वेंग ने कहा, देखो मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी कोई निशानी तुम्हारे पास है? वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हें वापस चाहिए? वेंग ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वांग जी ने अपनी रोब्स के अंदर से एक रुमाल को बाहर निकाला और एक पाउच को बाहर निकाला। उसने कहा, ये लो, ये तुम्हारा पाउच जो तुमने मुझे बर्थडे के टाइम गिफ्ट किया था, जहाँ पर एक क्यूट लिटिल बनी बना हुआ है। और ये लो तुम्हारा रुमाल जो तुमने मेरी कलाई पर बांध दिया था जब मेरे हाथ काट गया था। ठीक है, बस यही तो मेरे पास था। उसने लाल धागे को निकाला। फिर उसने वेंग को देखते हुए कहा, मैं इसे नहीं खोल सकता हूँ और तुम्हें ना ही दे सकता हूँ। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे मेरे पास रहने दो। वेंग उसे हाँ करके बस देख रहा था। वांग जी ने दोनों हाथ को वेंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारी निशानी। मेरे पास और कुछ नहीं है वेंग। वेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वेंग क्या कहेगा। वेंग की मुंह बंद थी। वांग जी ने उसके हाथ पर थमाते हुए कहा, अब दोबारा मेरी गगा से झगड़ा मत करना। ये बोलकर वो गाड़ी के अंदर आ गया और वेंग को अलविदा कहते हुए चला गया। बट वेंग एक फूल बनकर वहाँ पर खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो उल्लू का पट्टा है या पट्टे का उल्लू है। बस उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी ज़िंदगी भर उसने क्या किया, क्या सोचा और क्या समझा। बस वो वांग जी को देखता रहा जाते हुए उसकी गाड़ी वहाँ से धीरे धीरे करके चली गई। वेंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। उसने रुमाल को और पाउच को देखते हुए कहा, इतना संभाल कर कोई किसी इंसान की चीज़ को कैसे रख सकता है? फिर यानली ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो वेंग? वेंग ने उन दोनों को अपनी रुप्स के अंदर रखते हुए कहा, कोई किसी इंसान की चीज़ों को इतना संभाल के कैसे रख सकता है? जबकि फिर यानली ने कहा, क्यों नहीं रख सकता? तुम्हारे जीजा को ही देखो। पता है, शादी से पहले मैंने उन्हें एक कंगन दिया था और वो इतना संभाल के रखे हैं कि वो नया लग रहा है। उन्होंने मुझसे ये कहा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करती थी शादी से पहले ही, इसीलिए उन्होंने वो बहुत संभाल कर रखा था ताकि वो पुराना ना हो जाए। और पता है, उनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, वो प्यार का सुगंध है। ये सुनकर वेंग ने कहा, प्यार से? यादे ने कहा, हाँ, अगर तुम किसी इंसान से प्यार करोगे तो तुम उसकी चीज़ें को संभाल कर तो रखोगे ना, ताकि वो हमेशा तुम्हें याद आए। ये बोलकर वो आगे चला गया। जियांग चंग ने कहा, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें वाह क्या है, ये प्यार के बारे में तुम इतना क्यों कह रही हो? वेंग ने कहा, क्योंकि मुझे भी करनी है। जियांग चंग ने कहा, क्या क्या करनी है? वेंग ने कहा, शादी। जियांग चंग ने कहा, शादी तुम्हें करनी है? वेंग ने कहा, चलो मॉमडैड से बात करते हैं। ये बोलकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और वहाँ से खींचते हुए कहा, सीजिए हम घर जा रहे हैं। सीन कट होती है। जब घर आता है तब इधर पूरे यांगमिंग लोटस फेयर को डेकोरेट किया जा रहा था क्योंकि शादी है। वो सबसे पहले जियांग फेंग मियान से बात करता है, अंकल मुझे मियान से शादी नहीं करनी है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और अब मैं समझ गया कि वो मुझे कितना पसंद करता है। मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे फिर से उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। जियांग चैंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैडम यू को भी। जियांग फेंग मियान ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वेंग ने कहा, हाँ, मैं उसे लेकर ही आऊँगा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, बट वेंग हमने वादा कर दिया है। वेंग ने कहा, तो उससे कह दीजिए कि वेंग किसी और से प्यार करता है और रहेगा भी ज़िंदगी भर उसी के साथ। मैंने गलत समझा था, सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे प्यार करता है।
जियांग चंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विंग, तुम किससे प्यार करते हो और तुमसे वो प्यार करता है, कौन है वो? विंग ने कहा, मैं गलत था, मैंने बस यही सोचा कि वो मुझसे पसंद नहीं करता है, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता है, ज़िंदगी भर मैं सिंगल रहा सिर्फ उसकी वजह से, बट मुझे पता नहीं था कि वो भी मुझे पसंद करता है। I'm सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा उसे वापस लाने के लिए, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। मैडम यू ने कहा, कल आचिंग की शादी है विंग, पागलपन मत करो। विंग ने कहा, ठीक है, कल यहाँ पर दो ब्राइड आएंगी, एक आचिंग की और एक मेरी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है, अब देखो तुम्हारा बहू लाने गया है, दो बहू आकर तुम्हारे पैर दबाएंगे। मैडम यू ने कहा, विंग बहुत बदमाश हो चुका है, पता नहीं किसको लाने गया, बताकर ही नहीं गया। सीन कट होता है। विंग रास्ते में अपने डिसिपल्स और अपनी घोड़े गाड़ी सब कुछ समझा रहा था। सुनो, हमारा ग्रैंड एंट्री होना चाहिए, समझी, हम ब्राइड लाने जा रहे हैं, मेरी ब्राइड, मेरी, सिर्फ मेरी। फिर इधर डिसिपल्स ने कहा, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग लान कबीले की तरफ क्यों जा रहे हैं। इधर सिचेन ने देखा कि पूरी डोली आ रहा है। ये देखकर वो घबराते हुए कहा, ये शादी का डोली यहाँ पर क्यों आ रहा है? लान कोरैन ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके मुख्य द्वार पर विंग अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचा। वहाँ पर एक दासी थी जो चुपचाप खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। विंग नीचे उतरते हुए कहा, गगा, अंकल। उसने दोनों को ग्रीट किया। कोरैन ने कहा, विंग, ये सब क्या है? ये तुम क्या लेकर आए हो? डोली लेकर आए हो? क्या तुम्हारी शादी होने वाली है, बट तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विंग ने कहा, अपनी दुल्हन को लेने आया हूँ, मेरी ब्राइड को। ये सुनकर सिचैन के माउथ पर, मतलब होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, सच में ही? उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मुझे समझ में आ गया है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए बिछड़ कर भी हम हमेशा एक होते रहे, और फाइनली गॉड ने भी हमें एक कर दिया। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आया कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। इधर कोरैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी से चैन ने कहा, वांग जी को लेकर आओ, और हाँ सुनो, एक मिनट को, वो कुछ वेडिंग ड्रेस लाता है जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा था। वहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी भी थी, वो एक बक्से में था। उसने बक्से को देते हुए कहा, वांग जी को कहना ये पहनने के लिए मैंने खास उसके लिए लेकर रखा था कि जिस दिन उसकी शादी होगा उस दिन मैं उसे ये पहना कर विदा करूँगा। जाओ, जाकर तैयार कर दो। वो दासिया वहाँ पर दौड़ कर चली गई, वो सब कुछ लेकर। कुरैन ने कहा, सब कुछ क्या हो रहा है? सिचैन कुरैन से बात करता है और समझाता है। सिचैन ने कहा, क्या? मास्टर विंग, आई मीन जियांग फेंगमियान का बेटा विभूषण, थोड़ा दिमाग ख़राब है? विभूषण एक शरारती बच्चा है और वांग जी उसे पसंद करता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। सिचैन ने कहा, नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है। आपको पता है, शादी के दिन से वो धागा अभी तक वांग जी ने अपने हाथ से नहीं उतारा है। लान कुरैन ने कहा, क्या ये सच है? सिचैन ने कहा, हाँ अंकल, ये बिल्कुल सच है। वांग जी विंग से प्यार करता है, वरना वो धागा कब कब वो निकाल कर फेंक देता। वो चाहता है कि विंग उसे उतारे और उसके हाथ में कंगन पहनाए। ये सुनकर विंग की आंख भर आई। उसने कहा, मैंने कितना गलत किया है वांग जी को अपने आप से दूर करके, बट फिर भी वो अपने आप को संभालता है। इधर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दासिया उसे प्रिपेयर क्यों कर रहा है। सिचैन ने कहा, उसे कुछ बताना मत, इसीलिए वो दासिया कुछ बताता भी नहीं है। वांग जी ने कहा, ये सब क्या है? शादी की जोड़ी मुझे क्यों पहनाए जा रहे हैं? देखो, मुझे शादीबाजी नहीं करनी है, समझी? दासी ने कहा, अब चलिए ना, अब सरप्राइज हो जाओगे। वांग जी अपने ऊपर बैल डालकर आगे की तरफ आने लगता है। वो अपने वेल के अंदर से डोली को देख पाता है। उसने कहा, ये सब क्या है? थोड़ी दूर में विंग खड़ा था जो कि वेडिंग ड्रेस में था। उसे देखकर वांग जी की धड़कनें बढ़ गई। वो रुक गया। उसने कहा, ये क्या है? सिचैन ने वांग जी को देखा और उसकी तरफ आ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए आएगा तब मैं उसके हाथ में तुम्हारा हाथ देकर तुम्हें विदा करूँगा, और मैं वो प्रॉमिस पूरा करने वाला हूँ, समझे? फिर अंकल लान कुरैन ने कहा, वांग जी, क्या ये सच है? तुम विंग से? सिचैन ने
कलाई पर लाल धक्का दिखाते हुए कहा, ये देखो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वेइंग ने एक सुकून से मुस्कान दिया। वेइंग के हाथ में वांग जी का हाथ था। सच में वांग जी को ये सपना लग रहा था। उसने कहा, क्या ये सपना है? वेइंग ने कहा, ठीक है, अगर ये सपना है तो मैं तुम्हारे गालों पर काट लूँ जब बचपन में काटा था। वांग जी की चिक्स पिंक हो गए। वो ब्लश करते हुए कहा, सिमलेस। वेइंग सिमलेसली हंसने लगता है। फिर वो सब लोगों को अलविदा कहता है और वांग जी को अपने साथ लेकर आता है। इधर आचिंग की भी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। वो लोग द्वार पर खड़े थे वेइंग के ब्राइड को देखने के लिए, बट उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो लान वांग जी होगा। जब लान वांग जी को गाड़ी से उतरते हुए वो लोग देखता है ना, तो वो लोग चौंक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? लान वांग जी यहाँ पर? वेइंग वांग जी को सामने लेकर आता है, सबसे कहता है कि ये लान वांग जी हैं। इधर जियांग चंग ने कहा, उसकी तलवार को देखकर सब लोग समझ गए हैं कि वो वांग जी है, समझे, कहने की ज़रूरत नहीं है। वेइंग, एक मिनट रुको, क्या ये तुम्हारा बचपन का प्यार है? ये सुनकर वांग जी चौंक गया। वो ब्लश करते हुए कहा, बचपन का प्यार? वेइंग ने कहा, हाँ, और मुझे पता चल गया। फिर जियांग चंग ने कहा, क्या? वेइंग ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मैडम यू ने कहा, ठीक है, अब छोड़ो भी, जो कुछ भी हुआ है। वांग जी अंदर आओ। वो वांग जी को बहुत प्यार से अंदर लेकर आती है। वो वैनचिंग और वांग जी से बातें करती हैं और उन्हें सब कुछ समझाती हैं। वो किचन के बारे में बोलती हैं, घर के बारे में बोलती हैं। वो अकेला कितनी कमज़ोर थी और उन्हें बात करने के लिए कोई ओमेगा भी उसके पास नहीं था। जब से यान्ली चली गई है, उनके पास कोई ओमेगा था ही नहीं जिससे वो बात करें। लेकिन फिर अब दो ओमेगा आ चुकी हैं। अब किचन संभालने के लिए वो दोनों उसके हेल्प करेंगी और पूरा घर चलाने के लिए और तो और बच्चों को शिक्षा देने के लिए। ये सुनकर वांग जी और वैनचिंग दोनों ही शर्मा गए। बच्चे अभी शादी, बस अभी भी शादी हुई है, फर्स्ट नाइट भी नहीं हुआ, बच्चे अभी तक। फिर इधर मैडम यू और जियांग फेंगमियान दोनों खड़े हो गए। वो चारों को सीधा करते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों में से जो पहला बच्चा देगा वो इस कबीले का कुल प्रमुख बनेगा। अगर वेइंग का पहला अल्फ़ा सन हुआ तो यहाँ का कुल प्रमुख बनेगा, और अगर आचिंग का अल्फ़ा सन हुआ तो वो यहाँ का कुल प्रमुख बनेगा, समझे? अब तुम दोनों सोच लो। तभी आचिंग ने हाथ पकड़ते हुए कहा, जल्दी चलो वरना वेइंग जीत जाएगा। ये सुनकर वेइंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कितने सिमलेस हो आचिंग। आचिंग ने कहा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, मैं बनूंगा कुल प्रमुख का पापा, समझी? वेइंग ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ, चलो वांग जी। वांग जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है वेइंग? यहाँ पर मोमडट भी है तुम्हारी। वेइंग ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख नहीं रही हो यहाँ पर सब कुछ बंटवारा चल रहा है और आचिंग लूटने के लिए खड़ा है। आचिंग ने कहा, तो मैं तुम्हें देख लूँगा, दुश्मन कहीं के। ये बोलकर वो वैनचिंग को उठाकर लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, आई होप कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वेइंग ने कहा, डेफिनेटली मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी को उठाते हुए कहा, चलो वांग जी कमरे में चलते हैं। अब पता है मैं सोच रहा हूँ, अब ना हम 5 अल्फ़ा बेटा पैदा कर देंगे, उसके बाद ना मैं आचिंग के मुंह पर मारूंगा सारे बच्चों को। फिर वांग जी ने कहा, बट वो तो मर जाएंगे ना ऐसे। वेइंग ने कहा, नहीं, वो बहुत पावरफुल बनेंगे क्योंकि वो वेइंग के बेबी हैं। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? वो बहुत पावरफुल बनेंगे। फिर वेइंग ने कहा, आज रात तुम्हें पता चल ही जाएगा कि असल में वेइंग कौन है। वांग जी ने कहा, वेइंग के तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच में तुम बिल्कुल सेमलेस हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वेइंग से अपनी कमरों तक बकर बकर करते करते आया। नीचे उतारते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी। इधर आचिंग और वैनचिंग के बीच सब कुछ स्टार्ट हो चुका था क्योंकि आचिंग बस वेट भी नहीं कर रहा था। वांग जी वेइंग को देखता है। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बेल को हटाया नहीं। उसने उसके बेल को हटा दिया। फिर वेइंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, चलो। फिर वांग जी ने कहा, एक मिनट रुको, ये तुम चलो चलो किसे कह रहे हो? कहाँ जाऊँ मैं? और तुम समझते क्या अपने आप को? तुम्हें लगता है कि मैं बिस्तर पर चला जाऊँगा अभी इसी वक्त? हाँ, तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट नाइट सिर्फ सोने के लिए होता है? वेइंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, वरना मॉम डैड ऐसा क्यों कह रहे थे? वांग जी ने कहा, क्या हम बातें नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे के बारे में कुछ पूछ नहीं सकते हैं? सीधा सोना। देखो, अगर किसी की किस्मत पर सिंहासन है ना, वो अपने आप मिल जाएगा। वेइंग ने कहा, तुम सच कह रहे हो, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन। बताओ वांग जी क्या बात करें? ये बोलकर वो बैठ गया। वांग जी उसे घूरता रहा। वेइंग ने उसे देखते हुए कहा, ओ आई एम सॉरी, मैं तो भूल गया।
उसने अपनी अलमारी से एक बक्से को निकाला। वहाँ पर 2 बैंगल्स रखे हुए थे। उसने बाहर निकालते हुए कहा, रुको। उसने उसकी कलाई पर वो लाल धागे खोल दिए और दोनों बैंगल्स दोनों हाथों में पहना दिया। उसने कहा, हाँ अब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, रस्में पूरी हुई, अब बताओ क्या करना है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, यह हमारे कबीले का अच्छा धागा, ये रेवन है, ये ताबीज़ तुम हमेशा अपनी रुब्स में लगा कर रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। वेंग ने कहा, ठीक है। और वांग जी ने कहा, और कुछ नहीं। वेंग ने कहा, तुम्हें और कुछ पूछना है। वांग जी ने कहा, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। वेंग ने कहा, नहीं बस ऐसे ही, मुझे लगा शायद तुम कुछ पूछोगे। हाँ, चलो मैं ही बोलता हूँ। वेंग ने वांग जी को प्यार से बिठा दिया। उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते थे। जब भी मैं तुमसे बात करता था, तुम्हारे करीब आता था, तुम गुस्सा हो जाते थे और मुझसे दूर रहते थे। तुम्हें पता है उस वक्त मुझे कितना बुरा लगता था। मैं तुमसे कितनी दोस्ती करने की कोशिश किया। तुम्हें पहली नज़र में देख कर ही मुझे पसंद आ गया था। मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। हो सकता है कि मैं 10 साल का हूँ, लेकिन फिर भी। वांग जी वेंग की आंखों में देख रहा था। वेंग की आंखों में उसे सच्चा प्यार नजर आ रहा था। उसने वेंग को देखते हुए कहा, फिर वेंग ने कहा, मुझे लगा शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम किसी और को पसंद करते हो। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ से दूर हो गया और हमेशा हमेशा के लिए तुमसे मिलना भी बंद कर दिया और गुस्से जाना भी। वरना मैं गुस्सू प्राय मतलब हमेशा ही, मतलब हर वक्त ही ज़्यादा जाता रहता ना। तो अभी मुझे लगता था कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो मेरा ना जाना ही अच्छा है। भांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है भी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम गलत समझ रहे हो। बचपन से ही तुम मुझे पसंद थे। तुम्हारी वो बदमाशी करना, वो मुझे तंग करना, तुम जाने के बाद मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम्हें पता नहीं भी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांग जी ने वेंग की तरफ देखा। वेंग ने उसे हक करते हुए कहा, ओ लानजान, सच में मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा शायद मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार करता है, शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वांग जी ने उसे टाइटली हक करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है वेंग, मुझे एक वक्त के लिए ऐसा लगा शायद मैंने तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए खो दिया है, लेकिन जब एक्टिंग करने के लिए, शादी करने के लिए कहा, तो मुझे ऐसा लगा शायद मुझे एक भगवान ने मौका दिया है तुम्हारे करीब होने की। बट एक पल में ही सब कुछ टूट गया। शादी कंप्लीट होने के बाद तुम मुझसे दूर हो गए और ना ही हम दोनों एक हो पाए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने हर वक्त गॉड से ही प्रे किया कि हम दोनों फिर से एक हो जाए। और तो और मैंने वो धागा भी नहीं उतारा था। तुम्हें पता है मैं कितना गॉड से प्रे कर रहा था। वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, अब ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत देर हो गई। वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं वेंग, देर नहीं हुई है, तुम आ गई, अब मेरी लाइफ से कभी मत जाना। वांग जी ने उसके लिप्स पर थंब फिंगर फिराते हुए कहा, नहीं जाऊंगा, तो मुझे अपने पास रखना, ठीक है। ये बोलकर वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे करके उसके जो लेयर्स है, जो रोप्स की, वो धीरे धीरे करके निकालने लगता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बेल्ट निकालता है और फिर फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर, फिर 7 लेयर। विंग भी अपनी जो रोप्स थे उससे निकाल देता है। इधर चांद की रोशनी में सिचैन नहीं, जियांग चैंग और वैन चिंग की रोमांस काफ़ी ज़्यादा हॉट थी और चल रही थी। वैन चिंग काफ़ी ज़्यादा मौन कर रहा था। वैन चिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था। इधर हम विंग को भी देखते हैं। विंग किसी से कम नहीं था। विंग भी बहुत ज़्यादा ही हार्ड एंड फर्स्ट था। वो बहुत ज़्यादा हार्डर पुश कर रहा था वांग जी के अंदर, और वांग जी काफ़ी ज़्यादा मौन कर रहा था और उनकी पूरे रूम के अंदर सिर्फ मॉर्निंग की साउंड थी। वो कभी उसकी निपल को बाइट करता है और कभी लिक करता है, कभी सक करता है, कभी स्क्वीज करता है। वो उसकी पूरी फेस को एक बार लिक करता है, छोटे छोटे लव बाइट्स छोड़ता है उसके नेक के ऊपर। और इधर जियांग चैंग भी वैसा ही। रात दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक था। वहीं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है और वांग जी, और इधर वैन चिंग और जियांग चैंग भी
फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ महीना ऐसे ही बीत जाता है। मैडम यू बस अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए वेट कर रही थी। तभी कुछ दिन पहले से ही इधर वांग जी की हालत ख़राब थी और वेंचिंग की भी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की हालचाल के बारे में बता रहे थे। वांग जी थोड़ा सा फील कर रहा था, बट वेंचिंग को बोलते हुए देखा तो उसने भी अपने बारे में बोल दिया। उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ भी होती हैं। फिर इधर वहीं और आचिंग को पता चलते ही वो दोनों दौड़कर अपनी मॉम के पास आता है और फिर वो दोनों गर्व से ये बात कहते हैं। फिर इधर मैडम यू ने कहा ठीक है, हम देखते हैं कि तुम दोनों ने इतने कुछ महीने में क्या फल उगाया है। दोनों को चेक करने के बाद पता चलता है कि दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर पूरे कबीला काफ़ी ज़्यादा खुश था, साथ में ही लान कबीला भी। लान कबीले से लोग उनसे मिलने के लिए आ गए थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। यान ली का एक बेटा हुआ था जिसका नाम जिंगलिंग रखा गया था और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। वेंग ने उसका नाम रखा था जिन रोलान। इधर वक्त बीतते गए। इधर आचिंग जो कि था वो बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिंहासन उसके हाथ में जाए। वेंग ने कहा मुझे अगर एक गर्ल होगी तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, और बॉय होगी तो भी नहीं। वो चाहे अल्फ़ा हो या फिर ओमेगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहो। आचिंग भी यही कह रहा था, लेकिन वो चाहता था कि उन्हें एक अल्फ़ा ही हो। बट जब डिलीवरी की वक्त आई तब दोनों बच्चे रोने लगे। इधर जो दाइमा थी वो बाहर आती है। उसने कहा जियांग चंग का पहला बच्चा हो चुका है। कंग्रेचुलेसन जियांग चंग। जियांग चंग ने कहा लगता है मुझे अल्फ़ा ही हुआ है ना। दाइमा ने कहा नहीं, ये एक मेल ओमेगा है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा क्या एक मेल ओमेगा। मैडम यू ने हंसते हुए कहा लगता है हमारे घर में ओमेगा नहीं है ना, इसीलिए भगवान ने हमें ओमेगा दिया है। तभी फिर से बच्चे की रोने की साउंड आता है। फिर जियांग चंग ने कहा हाँ विंग, मैं पक्का हूँ तुम्हारा भी ओमेगा सन या फिर ओमेगा डॉटर होगा। विंग ने कहा मैं बस चाहता हूँ कि मेरा लानजान ठीक रहे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर प्यार दिखाया गया है कि विंग वांग जैसे कितना प्यार करता है। उससे ये कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर अल्फ़ा है या फिर ओमेगा, उसे बस अपनी वाइफ की पड़ी है। तभी दाइमा आता है, उसकी गोद पे ट्विंस बेबी थे। ये देखकर सिचैन ने कहा सिचैन नहीं, जियांग चंग ने कहा कि क्या है ओमेगा है ना। दाइमा ने कहा ये लीजिए, ये आपका ओमेगा सन है। फिर जियांग चंग ने कहा देखा ना विंग। तभी दाइमा ने चौंकाते हुए कहा और ये अल्फ़ा है। ये सुनकर जियांग चंग नीचे गिरते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अल्फ़ा कैसे पैदा कर सकते हो। विंग ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैंने पैदा नहीं किया है, मैं बस इनका फादर हूँ। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा तुमने दो बच्चे पैदा कर दिया, मुझे यकीन नहीं होता है विंग कि तुम इतने शक्तिशाली भी हो सकते हो। विंग ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम कैसी बातें कर रही, यहाँ पर मॉम डैड भी हैं। जियांग चंग ने कहा मुझे यकीन नहीं होता है तुम अगला कुल प्रमुख का फादर हो। मैडम यू ने कहा जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब विंग के बेटे को मिलेगा अगला सिंहासन। उसने जो अल्फ़ा सन था उसका नाम रखा वही सिजुए, और दूसरे का नाम वही युवान था, जो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट थे और प्यारा था। और इधर उन दोनों की बच्ची का नाम वेंचिंग और जियांग चंग का जो ओमेगा सन था उसका नाम बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार से रखा था। जियांग जिंगी रखा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, बट वो एक मेल ओमेगा था। तीनों बच्चे ही बड़े हो रहे थे। वांग जी और वहीं का प्यार भी बराबर रहा था। आगे चलकर वांग जी ने और तीनों बेबी को बर्थ दिया था। वहीं के पास टोटल 5 बेबी थे और जियांग चंग के पास टोटल 3 बेबी थे। बड़ा होकर जो सिजुए था वो कुल प्रमुख बना और विंग कुल प्रमुख का फादर। इस फैन फिक्शन में विंग जीत गया दोनों तरफ से ही, अपनी ओमेगा के बारे में सोचना और उससे प्यार करना, और दूसरा कुल प्रमुख का फादर बनना। और जियांग चंग हार चुका था। वो विंग को हर वक्त सिर्फ ताना मारता रहता है, बट उन दोनों के रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो दोनों भाई एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। वो तो बस मजाक मजाक में कहते हैं यार। बट विंग ने ये फैसला किया था
कि जो जियांग चंग का जो छोटा बेटा है जो कि अल्फ़ा है, वो जब बड़ा हो जाएगा मतलब 18 साल का हो जाएगा तो सिजुए जो कि है वो उसे सिंहासन दे देगा। ये सुनकर जियांग चंग ने मना किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। तो जियांग चंग ने कहा ठीक है, तो एक कबीले में 2 कुल प्रमुख तो रह सकता है। ये सुनकर मैडम यू और जियांग फेंगमियान काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे और ये देखकर वो कह रहे थे देखा दोनों भाई में कितनी अच्छी बनती हैं। सच में आगे चलकर ये लोग हमारे कबीले को अच्छे से संभालेंगे। और जियांग फेंगमियान ने ही कहा और वो दोनों ने मुस्कुरा दिया और इस फैन फिक्शन की एंडिंग यहीं पर ही हो जाती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको शानोंग फैन फिक्शन? ज़रूर बताना कि ये वन शॉट आपको कैसा लगा है, कमेंट करना। थैंक यू सो मच मेरे फैन फिक्शन को इतने टाइम तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने अब तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।